गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक्सीडेंट पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें बचे हुए कुछ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का। तो हमने पिछले 2 वीडियो में देखे जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे। कुछ वीडियो, पहला वीडियो और दूसरे में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट और हूटर कोड थे। उसके बाद आज हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। 8 नंबर से शुरू करेंगे। द रिलीफ ट्रेन along with the crane when required will be turned out within। रिलीफ ट्रेन और 140 टन क्रेन का जब ऑर्डर होता है, ठीक है, तो वो कितने देर में वहाँ से निकलेगी अपने जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे जाने के। तो दिन के समय में 30 मिनट के अंदर वो खुल जाएगी अपने जो पोजीशन से। और सारे जो ब्रेकडाउन के स्टाफ होते हैं उनको 30 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँचना होता है। और वही रात के समय में 45 मिनट में वो ट्रेन खुलेगी, ठीक है। रिलीफ मेडिकल वाहन का जो टारगेट टाइम है वो दिन के समय 15 मिनट में और रात के समय 25 मिनट में खुल जाती है। तो मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उस समय 15 मिनट के अंदर सभी को अपना ARME के पास पहुंच जाना होता है और तुरंत 15 मिनट के अंदर ही वह खुल जाती है अपने गंतव्य को जाने के लिए। और रात में ये टाइम कुछ बढ़ाया गया तो 25 मिनट का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो रिलीफ ट्रेन और 140 ट्रेन अगर दोनों का या कोई एक का भी ऑर्डर होता है तो दिन में 30 मिनट, रात में 45 मिनट का। वहीं ARME का होता है तो मेडिकल वाहन का होता है तो 15 मिनट दिन में और 25 मिनट रात में, उसके अंदर जो है वो ट्रेन खुल जाएगी, ठीक है। अबे A क्लास ART, जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था, A क्लास ART में क्या होते हैं, एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन होते हैं, एक्सीडेंटल रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट मेडिकल वाहन होते हैं ARME, और 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन होते हैं। तीनों मिलके जो है A क्लास ART बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये तीनों का फैसिलिटी रहता है उसे A क्लास ART कहते हैं। और बिना 140 टन क्रेन का अगर है तो उसे B क्लास ART कहेंगे, ठीक है। 140 टन नहीं रहे, 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन अगर नहीं रहे तो वहाँ पे उसको हम लोग B क्लास ART बोलेंगे। रात के समय स्पार्ट जो होता है, स्पार्ट किसे कहते हैं, तो स्पार्ट सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ARME का ही एक स्पार्ट है जो सेल्फ प्रोपेल्ड है होता है, वो खुद से चलता है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो है वो रात के समय जो है 20 मिनट में खुल जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई इंजन जो लोकोमोटिव है वो नहीं लगता है और तुरंत ये वहाँ से खुल जाती है। रात के समय ART और 140 ट्रेन दोनों जो है 45 मिनट में शुरू होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया है। 12 नंबर MRV मतलब मेडिकल रिलीफ वाहन। मेडिकल रिलीफ वाहन अगर सिंगल एग्जिट है, एक ही तरफ से अगर एक ही वे में अगर निकलती है, ठीक है, मेडिकल रिलीफ वाहन एक ही वे में अगर निकलती है, रास्ता एक ही तरफ से निकलने का है, दोनों तरफ से नहीं निकलने का है। मतलब एक जहाँ पे मेडिकल वाहन खड़ी रहेगी वहाँ से दोनों तरफ जाने का रहेगा, दोनों एंड में। तो अगर एक एंड में जाने का है तो 20 मिनट में खुलेगी, और अगर दोनों तरफ जाने का है तो 15 मिनट में। जैसा कि हमने 8 नंबर क्वेश्चन में देखा था कि ARME जो है 15 मिनट में खुलती है। वहीं डबल एग्जिट के लिए अगर वो सिंगल एग्जिट हो तो वो 20 मिनट का समय वहाँ लगेगा। MRV का ट्रायल कितने दिन में करते हैं? MRV अगर ऑर्डर नहीं हुआ बहुत दिन तक तो 3 महीना में एक बार उसका हम लोग ट्रायल करते हैं, ठीक है। ARMV या 140 क्रेन की मैक्सिमम जो स्पीड है एक्सीडेंट मेडिकल रिलीफ वाहन ARMV
उसका जो मैक्सिमम स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर है। 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से वो अपने गंतव्य को पहुंचेगी। एआरटी के लिए मॉक ड्रिल किया जाता है। अगर एआरटी जो है 1 साल तक ऑर्डर नहीं हुआ, कहीं कहीं भी कोई एक्सीडेंट ड्रिलमेंट कुछ नहीं हुआ, तो 1 साल में उसका मॉक ड्रिल किया जाता है। ठीक है, एक बार सारे इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, डिवाइस जो भी हैं उन सब का प्रैक्टिस किया जाता है मॉक ड्रिल करके। मॉक ड्रिल कौन आयोजित करता है? मॉक ड्रिल जो है सीनियर डीएसओ, डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं, वो क्वार्टरली मॉक ड्रिल को आयोजित करता है। ठीक है। अब अथॉरिटी टू रिलीफ ट्रेन इंजन टू इंटर ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन। कहीं एक्सीडेंट होने से जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है वो सेक्शन, अगर उस सेक्शन में रिलीफ ट्रेन को जाना है, किसी को अलाउड नहीं है लेकिन रिलीफ ट्रेन को तो जाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए एक अथॉरिटी मेमो बनता है, वो TYT-602। ठीक है। HLCR हाई लेवल कमेटी रिकमेंडेशन, HLCR, इसके अनुसार ARMB जो है, मेडिकल वाहन जो है, कितने दूरी पर इसको तैनात किया जाता है, कि कितने दूरी पर एक मेडिकल वाहन के बाद नेक्स्ट मेडिकल वाहन होगा। तो 100 किलोमीटर के दूरी पर जो हाई लेवल कमेटी रिकमेंडेड किया है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर ARMB को लगाया जाएगा। 140 ट्रेन क्रेन की डिज़ाइन क्या है? 140 ट्रेन का क्रेन का डिज़ाइन है, गॉटवाल्ड मेक है, गॉटवाल्ड का डिज़ाइन बना हुआ है, से बना हुआ है। उसका जो डिज़ाइन है गॉटवाल्ड का है, और उसमें जो इंजन लगा हुआ है कमिंस का है, और एक ऑक्सिलरी जो DG सेट रहता है उसमें वो किर्लोस्कर का लगा हुआ है। पहले किर्लोस्कर और कमिंस दोनों एक ही थे, अलग हो गए, और चलिए छोड़िए उसको। नेक्स्ट है SLI, सेफ लोड इंडिकेटर। ये 140 टन का एक पार्ट है, जो सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट्स में से एक है, कि ये बताता है कि अगर ज़्यादा लोड हम उठा रहे हैं तो वो कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्रेन का सेफ्टी के लिए ये दिया गया सेफ लोड इंडिकेटर SLI। ये बहुत बार पूछा गया है, SLI का फुल फॉर्म, तो सेफ लोड इंडिकेटर। 140 का डिज़ाइन भी बहुत बार पूछा गया है, जो गॉटवाल्ड का। ठीक है, और मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है, तो 100 km/h होता है। ठीक है, और कितना देर में जो खुलता है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रात के समय और दिन के समय, वो याद कर लेना है। एक क्लास ART में क्या क्या होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब है CRS, चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, रेल सुरक्षा आयुक्त। ये जो है कहीं लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है, कहीं अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई कैजुअलिटीज हो जाती है जब एक्सीडेंट में, तो उस एक्सीडेंट की जांच जो है, इन दुर्घटनाओं की जांच जो है, वो CRS करेंगे। ठीक है, और ये जो है रेलवे अधिनियम की धारा 113 में लिखा हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो कैजुअलिटीज होगी या किसी की मृत्यु हो जाएगी ह्यूमन लाइफ की, तो उस दुर्घटना की जांच कौन करेगा, तो CRS करेगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि CRS जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन CRS उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो दुर्घटना में फंसे लोगों को बचाने के लिए कौन सी कटिंग का प्रयोग होता है? तो अगर कोई कोचिंग ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें अंदर आदमी फंसे हुए हैं, तो उसको निकालने के लिए हम लोग गैस कटिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं तो उनका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कोल्ड कटिंग करते हैं। कोल्ड कटिंग करने से हम लोग प्लेट को कटिंग करके, मतलब उसमें ना
न गर्म से जला करके काटते हैं, न हैक्सॉ से काटते हैं, उस टाइप का यूज नहीं होता है, कोल्ड कटिंग करते हैं। और उससे हम लोग सेफली जो अंदर फंसे हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, वो जो फंसे लोगों को नुकसान के बिना। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड आफ्टर 1 ईयर। फायर एक्सटिंग्विशर का जो रिफिलिंग होगा वो 1 साल के बाद होगा। ऐसे उसका जो वैलिडिटी होता है कि 3 महीना पे उसको चेक करना है ना। तो ये उसका रिफिलिंग जो है 1 साल पे करते हैं। डीसीपी प्रकार के अग्निशामक यंत्र किस प्रकार के लिए? हम लोग के पास जो ड्राई केमिकल पाउडर जो टाइप का जो अग्निशामक है, फायर एक्सटिंग्विशर हैं, वो सभी प्रकार के फायर में उसको बुझाने के लिए वो उपयुक्त हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है सभी किसी भी प्रकार के आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक का यूज करते हैं, तो होगा डीसीपी प्रकार के ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, ड्राई पाउडर जो होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ जो एफ 6 क्लास के जो फायर हैं उन फायर को हम लोग अलग अलग क्लास में ABCDEF में रखते हैं। और कौन कौन सा मटेरियल जो होते हैं जिसके कारण उसको A क्लास B क्लास बोलते हैं, वो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, और फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज करते हैं। तो क्लास A में जो है कंबस्टिबल मटेरियल हो गया, इंक्लूडिंग इन्फ्लामेबल सॉलिड, वुड, पेपर, टेक्सटाइल। कोई भी सॉलिड चीज़ अगर जल जाए, सॉलिड चीज़ में आग अगर लग जाए तो 1 क्लास में होते हैं। तो उसके लिए ड्राई पाउडर, वाटर टाइप का, फोम टाइप का या वेट केमिकल टाइप का यूज करेंगे हम लोग। क्लास B जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। कोई भी लिक्विड में अगर लग जाए, पहले तो सॉलिड में हो गया A क्लास, B क्लास लिक्विड के लिए होते हैं, जैसे पेट्रोल, पेंट, कोई भी ऑयल, स्प्रिट, ये सब में अगर आग लग जाए तो क्लास B होते हैं। और उसके लिए भी ड्राई पाउडर यूज होगा, फोम टाइप का यूज होगा, और CO2 टाइप का यूज होगा फायर एक्सटिंग्विशर। C क्लास फायर जो है गैस में अगर आग लग जाए, इन्फ्लामेबल गैस है, प्रोपेन, ब्यूटेन, LPG जो ये सब है, वो कोई भी किसी भी प्रकार के गैस में अगर आग लग जाती है तो क्लास C में आते हैं। उसके लिए ड्राई केमिकल पाउडर ही यूज होता है उसको बुझाने में। क्लास D फ्लामेबल मेटल, किसी मेटल में आग लग जाए, केमिकल, मैग्नीशियम, लिथियम, पोटेशियम, ऐसे कोई केमिकल में या मेटल में आग लग जाने से उसको हम लोग क्लास D टाइप का बोलते हैं। और इसे भी हम लोग बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर का DCP टाइप का यूज करते हैं। क्लास E इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, E फॉर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में मतलब इलेक्ट्रिक के कारण जो है वो अगर उससे आग लग जाता है, फोटोकॉपी मशीन में है, कंप्यूटर में है, सब में आग अगर लग जाता है तो उसको हम लोग क्लास E बोलते हैं। और इसके उसको भी बुझाने के लिए हमें ड्राई केमिकल पाउडर और CO2 टाइप का यूज कर सकते हैं। क्लास F फायर कुकिंग ऑयल इंक्लूडिंग ऑलिव ऑयल और बटर। कुकिंग ऑयल में अगर आग लग जाए, सरसों तेल, जैतून तेल, ऑलिव ऑयल या बटर, मक्खन, घी, किसी में आग लग जाए तो F क्लास के आते हैं होते हैं। और उनको भी बुझाने के लिए हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर या वेट केमिकल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। अब हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो 5 कलर का होता है। ठीक है, कौन सा टाइप का कलर फायर एक्सटिंग्विशर है और उसका कलर क्या है वो अलग अलग होते हैं। तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग के पास CO2 टाइप का जो होता है और ड्राई पाउडर टाइप का होता है। ठीक है, तो सबको देखते हैं कौन कौन से टाइप का। फोम टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका कलर क्रीम होता है, क्रीम कलर का होता है। वेट केमिकल टाइप, भीगा हुआ अगर केमिकल टाइप का जो है फायर एक्सटिंग्विशर, उसके लिए उसका कलर है येलो, पीला। ड्राई पाउडर टाइप जो होते हैं, ठीक है, सूखा पाउडर टाइप, उसका कलर ब्लू। कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का होता है उसका कलर ब्लैक। और वाटर टाइप का जो होता है उसका कलर रेड होता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सीडेंट और फायर रिलेटेड।
तो आशा है ये आपके आने वाले परीक्षाओं में सहायक साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।